हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट से चैप्टर 6, जो कि है विकास जीवन की उत्पत्ति यानी कि इवोल्यूशन ऑर्गन ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये नोट्स हैं, जिसके कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 4 को। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमने पार्ट 3 में ख़त्म किया था, उसके आगे देखते हैं पार्ट 4 के टॉपिक्स को। तो आज का टॉपिक है आपका पहला हेडिंग उत्परिवर्तन। तो परिचय लिखेंगे। उत्परिवर्तन का क्या लिखेंगे? परिचय। इसमें लिखेंगे कि जीवों के आनुवंशिक पदार्थ या जिन और इनमें संबंधित गुणसूत्रों में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है जो जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो जीव जंतु होते हैं, तो जो जीवित रहने वाले जंतु हैं, उनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है यानी आनुवंशिकता, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हैं, तो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो जिन और इनमें संबंधित गुणसूत्रों में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन को ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी आनुवंशिक पदार्थ में जिन पाए जाते हैं और जिन से संबंधित जो गुणसूत्र हैं, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं, और ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब इसके प्रकार देखेंगे एक एक करके। तो पहला प्रकार है जिन उत्परिवर्तन। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि जिन उत्परिवर्तन को पॉइंट उत्परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, जिन उत्परिवर्तन को हम पॉइंट उत्परिवर्तन भी कहते हैं। इनमें जिन की रासायनिक संरचना बदल जाती है। क्या होती है? इनमें जिन की रासायनिक संरचना बदल जाती है। जिन डीएनए के बने होते हैं। क्या होते हैं? जिन जो हैं वो डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं। डीएनए में क्या होता है? जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक निश्चित क्रम में लगा रहता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन दोनों के प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है जो जिन में उत्परिवर्तन होते हैं वो एक प्लाइट उत्परिवर्तन कहलाते हैं, और इनमें जिन की रासायनिक संरचना बदल जाती है। जिन डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो निश्चित ही क्रम में लगे रहते हैं। और ये कितने प्रकार के हैं? ये दो प्रकार के हैं। पहला है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। इसमें लिखेंगे कि इनमें डीएनए अणु के एक या एक से अधिक, यानी कि ये जो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है उसमें डीएनए के एक अणु जो है वो एक या एक से अधिक नाइट्रोजनिक क्षारक किसी दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक में विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक जो हैं किसी दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक में विस्थापित हो जाते हैं। अर्थात प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के कारण केवल वही कोडान बदलता है। यानी कि जब प्रतिस्थापन होता है तो उत्परिवर्तन के कारण केवल कोडान ही बदलता है, जिसमें क्षारक विस्थापित होता है। क्या होता है? जिसमें जो क्षारक है वो विस्थापित होता है। और उत्परिवर्तन डीएनए से बनी, ये जो उत्परिवर्तन है वो डीएनए से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के केवल एक या कुछ ही एमिनो अम्ल प्रस्तावित होते हैं। एक या कुछ ही एमिनो अम्ल क्या होता है? इसमें प्रतिस्थापित होते हैं। तो कह रहा है कि एक या एक से अधिक जो इसमें नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक में क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं। यानी प्रतिस्थापन का यही कार्य है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापित हो जाना। अर्थात जो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के कारण केवल वही कोडान बदलता है जिसमें क्षारक विस्थापित होता है, और उत्परिवर्तन डीएनए से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के केवल एक या कुछ ही अमीनो अम्ल में प्रतिस्थापित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस वाले प्रतिस्थापन के उत्परिवर्तन का परिभाषा। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कि मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया का रोग गुणसूत्र पर स्थित हीमोग्लोबिन जिन में केवल एक न्यूक्लियोटाइड के परिवर्तन से होता है। यानी कि ये जो मनुष्य में सिल्क सेल पाए जाते हैं तो वो एनीमिया के रोग के कारण गुणसूत्र पर स्थित है हीमोग्लोबिन जिन के केवल न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये हो गया इसका पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है इसका
फेमस्फिट उत्परिवर्तन, इसमें लिखेंगे कि इसमें डीएनए अणु में कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो डीएनए अणु है उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिससे न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने या घटाने के स्थान से आगे पूरी जेनेटिक सूचना बदल जाती है। यानी कि इसमें डीएनए अणु के कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और कम हो जाते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से या घटाने के स्थान को आगे पूरी जेनेटिक सूचना बदल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फेमस्टिक उत्परिवर्तन में परिभाषा। अगला हम हेडिंग करेंगे जीन उत्परिवर्तन के किस्म। इसमें पहला है अभिदिश उत्परिवर्तन यानी कि सेंस म्यूटालेशन। इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के जीनी उत्परिवर्तन का स्पष्ट फिनोटाइप प्रमाण होता है। इस प्रकार के जीनी उत्परिवर्तन का जो स्पष्ट फिनोटाइप है उसका प्रमाण होता है। परिवर्तन फिनोटाइप लक्षण प्रभावी हो सकता है। ठीक है, परिवर्तन का जो फिनोटाइप लक्षण है वो प्रभावित हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, और अप्रभावी भी यदि उत्परिवर्तन फिनोटाइप लक्षण समान लक्षण पर प्रभावी है तो इस अभिदिश उत्परिवर्तन को प्रभावी अभिदिश उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार का जो जीनी उत्परिवर्तन है वो स्पष्ट रूप से फिनोटाइप का प्रमाण होता है, और परिवर्तन में जो फिनोटाइप है उसका लक्षण प्रभावी होता है, और अप्रभावी भी यदि उत्परिवर्तन फिनोटाइप लक्षण समान लक्षण पर प्रभावी हो तो इस अभिदिश उत्परिवर्तन को प्रभावी अभिदिश उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले इस किस्म में, यानी जीन की उत्परिवर्तन में पहला किस्म जो कि था अभिदिश उत्परिवर्तन का। ठीक है, अगला है दूसरा अनर्थक उत्परिवर्तन यानी कि नॉनसेंस मुलेटेशन। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं अमर्थन उत्परिवर्तन का। इसमें लिखेंगे जब किसी पीढ़ी यानी कि जब किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए संचित न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के बीच एक कोडान समापन कोडान में बदल जाता है, फलस्वरूप इससे संबंधित लक्षण का विकास नहीं हो पाता है। यानी कि अनर्थक जो आपका अनर्थक जीन है यानी कि अनर्थक उत्परिवर्तन है उसमें किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की संश्लेषण के लिए जो संचित न्यूक्लियोटाइड है उसका अनुक्रम के बीच में एक कोडान समापन यानी कि कोडान में बदल जाता है, और उसके फलस्वरूप इससे संबंधित लक्षण का भी विकास हो पाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग आनुवंशिक अपवाह। आनुवंशिक अपवाह क्या है, देखिए इसमें लिखेंगे कि हांडी-विनबर्ग का संतुलन नियम केवल बड़ी बड़ी आबादियों पर ही लागू होता है। कि हार्डी-विन का जो वर्ग का संतुलन है वो नियम केवल बड़ी बड़ी आबादियों पर ही लागू होता है। छोटी आबादियों में सदस्यों की कम संख्या तथा उनकी जनन दर में अंतर के कारण जिनकी आवृत्तियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संतुलन नहीं रह पाता है। ठीक है, यानी कि जो हांडी-विन का संतुलन का नियम है केवल बड़ी बड़ी आबादियों पर ही लागू है, और छोटी आबादियों के जो सदस्य हैं उन पर सदस्यों की कम संख्या तथा उनकी जनन दर में अंतर के कारण जिनकी आवृत्तियों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतुलन में नहीं रह पाता है। ठीक है, अगला हेडिंग है जाति के विशिष्ट गुण। ठीक है, जाति के विशिष्ट गुण में पहला हेडिंग है जाति क्या है। ठीक है, जाति क्या है, पहला हेडिंग लिखेंगे समान लक्षण वाले जीव समूह को जिनके सदस्यों में अंतः प्रजनन संभव है। यानी कि समान लक्षण वाले जो जिन समूह हैं उनको जिनके सदस्यों में अंतः प्रजनन संभव है जाति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। विभिन्न जातियों के जीवों के बीच जनन संभव नहीं है, इसे जनन पृथक्करण कहते हैं। यानी कि समान लक्षण वाले जो जीव समूह को जिनके सदस्यों में अंतः प्रजनन संभव है उसे जाति हम कहेंगे, यानी कि जिसमें प्रजनन संभव है उसे हम जाति कहेंगे। और विभिन्न जातियों के जीवों के बीच जनन संभव नहीं होता, इसे हम जनन पृथक्करण कहते हैं। जिन जीवों के बीच में जनन संभव नहीं होता उन्हें हम जनन पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे लिखेंगे
जातियों के विशिष्ट लक्षण, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि पहला, किसी जाति के सभी सदस्यों को विशिष्ट लक्षण समान होते हैं। किसी जाति के सभी सदस्यों में विशिष्ट लक्षण समान होते हैं जो उन्हें अन्य जातियों के बीच से अलग करते हैं। क्या करते हैं? उन्हें अन्य जातियों के बीच से अलग करते हैं। ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में गुणसूत्री तथा आकारिक सामान्यता पाई जाती है। यानी प्रत्येक जाति के जो सभी सदस्य हैं उनमें गुणसूत्री तथा आकारिक समानताएं पाई जाती हैं। तीसरा, विभिन्न जातियों के जीवों के बीच लैंगिक जनन नहीं होता। विभिन्न जातियों के जो जीव हैं उनके बीच में लैंगिक जनन नहीं होता, किंतु एक ही जाति के विभिन्न जीवों में अंतःप्रजनन या संकरण की क्षमता होती है। अंतःप्रजनन या संकरण की क्षमता होती है। चौथा पॉइंट, प्रत्येक जाति जैव विकास की एक स्वतंत्र इकाई होती है। क्या होती है? जो प्रत्येक जाति है वो एक स्वतंत्र जैव विकास की एक स्वतंत्र क्या है? इकाई है। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग जो कि है प्रवासी जीवों में संकट। प्रवासी जीवों में संकट देखेंगे। इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रवासी जीव जंतु का मार्ग में ही विनाश होने की संभावना रही है। यानी कि जो प्राकृतिक रूप से आपदाएं हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, उसके कारण जो यानी कि प्राकृतिक रूप से जो भी सारी घटनाएं होती हैं उसकी आपदा के कारण जो प्रवासी यानी कि जो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं का मार्ग में ही क्या होता है? यानी कि मार्ग में यानी रास्ते में ही विनाश होने की संभावना रही है। इनके आवासों के विनाश या परिवर्तन या मार्ग, इनके आवासों के विनाश या परिवर्तन या मार्ग निर्देशन करने वाले प्राकृतिक चिन्हों के विलुप्त होने से ही प्रवासी जीव अपना मार्ग भटक कर नष्ट हो जाते हैं। यानी विलुप्त होने से ही जो प्रवासी जीव हैं वो अपना मार्ग भटक कर नष्ट हो जाते हैं। यह शिकारियों के हाथ पकड़कर मर जाते हैं। यह शिकारियों के हाथ पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। बहुत से पक्षी सर्दियों में भारत आते हैं। कई सारे पक्षी जो हैं वो सर्दियों में भारत आते हैं और गर्मियों में वापस चले जाते हैं। जो प्रवासी जीव हैं वो सर्दियों में भारत आते हैं और गर्मियों में वापस चले जाते हैं। जैसे मॉरिशस में पाया जाने वाला डोडो पक्षी, अफगानिस्तान में पाया जाने वाला साइब्रेनी क्रेन पक्षी, हिमालयन बटेर, सुनहरा लंगूर, दो सिंघा गेंडा और भारतीय चीता इत्यादि। ये सब क्या है? प्रवासी जीव हैं। यानी कि यहाँ इन पर रहने की जो चीज़ें हैं जहाँ पर ये इनकी हानि होती है वहाँ से चले जाते हैं। सर्दियों के मौसम में भारत में आ जाते हैं और फिर गर्मियों के मौसम में वो फिर अपने प्रवासी स्थान पर चले जाते हैं। तो यही है प्रवासी जीवों में संकट, किस प्रकार से इन पर आपदाएं आती जाती हैं और इन्हें क्या होता है कि जगह जो स्थान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। ठीक है। जैसे अफगानिस्तान से भारत आना, भारत से फिर अफगानिस्तान जाना, मॉरिशस में पाए जाने वाला जो डोडो पक्षी है, ये सारी चीज़ें ये सब आते हैं प्रवासी जीवों में संकट के रूप में। अगला है हेडिंग हमारा समजातता। ठीक है। समजातता तथा समजात अंग, हिमोलॉजी एंड होमोलॉगस ऑर्गन। लिखेंगे कुछ अंग मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं। कुछ अंग जो हैं वो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं, किंतु अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं। इनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है। इनका जो भ्रूणीय विकास है वो भ्रूण के समान भागों से होता है। ऐसे अंगों को समजात अंग तथा इनकी समानता को समजातता कहते हैं। तो ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहेंगे और इनकी समानता को समजातता कहते हैं। ठीक है। अगला है एग्जाम्पल इसका कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद। ठीक है। तो जो कशेरुकी जंतुओं में है उसमें हम देखेंगे अग्रवाद। तो इसमें लिखेंगे कि
कशेरुकी जंतुओं में गमन के लिए 2 जोड़ी पार्श्व उपांग पाए जाते हैं। यानी जो कशेरुकी जंतु हैं उसमें गमन करने के लिए 2 जोड़ी पार्श्व उपांग पाए जाते हैं। वक्ष के अगले भाग में अंश उपांग तथा पिछले भाग में श्रोणि उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, वक्ष के अगले भाग में अंश उपांग और पिछले भाग में श्रोणि उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, मछलियों में ये उपांग चप्पू के आकार के होते हैं। मछलियों में ये जो उपांग हैं वो चप्पू के आकार के होते हैं और तैरने में सहायता करते हैं। ठीक है, मछलियों में ये चप्पू के आकार के होंगे और तैरने में सहायता करते हैं। ये सारे क्या हैं? कशेरुकी जंतु में अग्रवाद है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कशेरुकी जंतुओं के बारे में। अब हम देखेंगे इसके आगे समरूपी अंग। इसका समरूपी अंग क्या है? तो इसमें लिखेंगे कि जो अंग सामान्य कार्य करने के कारण सामान्य दिखाई देते हैं, यानी जो अंग हैं वो सामान्य कार्य करने के कारण सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना और भ्रूणीय विकास में भिन्नता दिखाई देते हैं। जो मूल रचना और भ्रूणीय विकास में भिन्नता दिखाई दें उन्हें तुल्य रूपी या समरूपी या समृद्ध अंग कहते हैं, समवृत्ति अंग कहते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है जो अंग सामान्य कार्य करने के कारण सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना और भ्रूणीय विकास की भिन्नता दिखाई दे उन्हें तुल्य रूपी तथा समरूपी या समवृत्ति अंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, कीटों, पक्षी तथा चमगादड़ में पंख उड़ने का कार्य करता है और एक जैसी दिखाई देते हैं, किंतु इनकी मूल रचना में बहुत अंतर होता है। ठीक है, एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन इनकी जो मूल रचना है उसमें बहुत से अंतर होते हैं। तो ये हो गया आपका समरूपी अंग। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, मनुष्य में अवशोषी अंग। मनुष्य में अवशोषी अंग कौन कौन से हैं? मनुष्य में ही 100 से अधिक अवशोषी अंग पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ अंग निम्नलिखित हैं। ठीक है, अवशोषी अंग ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो अंग पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं अवशोषी अंग। जैसे कि कृमि रूपी परिशोषिका यानी कि अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आप जानते हैं जो कि हमारे पेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स जो है उसका कोई हमारे बॉडी में कार्य नहीं है, तो ये हमारे मनुष्य में अवशोषी अंग का कार्य करता है, अवशोषी अंग है एक। दूसरा है निमेषक पटक। ठीक है, निमेषक पटक। तीसरा है, अगला है मूछ। चौथा है कर्ण पल्लव। पांचवा है अक्ल दांत और छठवा है त्वचा पर बाल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हमारे बॉडी में इसका कोई कार्य नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में अवशोषी अंग के रूप में पड़ी हुई है। अगला है अन्य जीवों में अवशोषी अंग। जैसे पहला, अजगर और व्हेल में पश्चपाद। ठीक है, जो अजगर और व्हेल है उसमें जो पश्चपाद होते हैं वो होते हैं इसमें अवशोषी अंग। दूसरा, व्हेल के कर्णपलक। जो व्हेल मछली है उसमें जो कर्णपलक पाए जाते हैं वो भी उसका अवशोषी अंग है। अगला है नेक्स्ट हेडिंग, घोड़ों के पादों की स्प्लिंट। ठीक है, स्प्लिंट। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखेंगे कि घोड़ों के पूर्वजों के अग्रपादों में 4 तथा पश्चपादों में 3-3 उंगलियां होती हैं। ठीक है, यानी कि पदों में यानी कि पैरों में। ठीक है, अग्र में 4 और पश्च में 3 उंगलियां होती हैं। सभी उंगलियों पर नखर नाखून होते हैं। ठीक है, सभी उंगलियों पर क्या होते हैं? नाखून पाए जाते हैं। और सभी उंगलियां जमीन पर पहुंचती थीं तथा चलने में भाग लेती हैं, पहुंचती हैं और चलने में भाग लेती हैं। तेजी से दौड़ने के लिए पादों में केवल तीसरी उंगली सबसे अधिक विकसित होती है। जब तेजी से वो दौड़ने की कोशिश करते हैं तो अधिक जो उंगली है उसकी तीसरी वो सबसे अधिक विकसित होती है और उस पर खूर भी बना होता है। अन्य उंगलियां हशारित होती गईं और केवल तीसरी उंगली ही शेष बची, यानी अंग्ल उंगलियां जो है वो विकसित नहीं होती हैं और जो तीसरी उंगली है वो शेष बच जाती है जो कि बढ़ती जाती है। हराशित उंगलियों की अस्थियां के अवशेषी सभी में मिलते हैं, यानी जो हशारित उंगलियां हैं उनकी अस्थियां जो हैं वो अवशेष अंगों में सभी में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? घोड़ों की पादों में स्प्लिंट। ठीक है, स्प्लाइंट।
तो ये हो गया आपका यहाँ तक का टॉपिक, जो कि हमने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया। फिर इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग को। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में बस इतना ही, यानी पार्ट 4 में हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मानव में विकास। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ तक देखा विकास जीवन की उत्पत्ति में, इतना ही हमें पढ़ना था। आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर होंगे और समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने क्लास 12th वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस नोट्स को देख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मानव के विकास वाले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।